भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। बहुत सारे सब बच्चों का सवाल रहता था कि करंट अफेयर्स का क्या अप्रोच किया जाए सर। कुछ ना कुछ अब करंट अफेयर्स को अप्रोच करना चाहिए। तो हमें भी लगा कि चलिए लगातार हम ट्रेडिशनल क्वेश्चन पर यानी जीएस पैटर्न पर काम कर रहे थे। हम बस आपको एक अप्रोच देना चाह रहे हैं कि करंट अफेयर्स को कैसे आप बेहतर कर पाएंगे। और अगर करंट अफेयर्स आपका ठीक हो गया तो आप काम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि बहुत कंटेंट रखने से कोई फायदा होगा नहीं। वो कंटेंट रखिए और उसके बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा सा देखते रहिए। तो उससे क्या होगा कि जो करंट डेटा है, अगर बेसिक डेटा को आप रखते हैं तो उसमें क्या ना कि फ्लोरिश करेगा, बहुत अच्छा से चमकेगा। तो उसी चीज को हम लोग आज एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी थोड़ा सा बहुत दिनों के बाद एक करंट डेटा पर हम काम कर रहे हैं। ऐसे सिंपल तीन चार अप्रोच ही है, लेकिन इस अप्रोच को अगर समझिएगा तो हो सकता है आपका पढ़ने का तरीका बदल जाएगा और बेसिक क्वेश्चन से आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए मेरे सामने आपको दिख रहा होगा, बड़ा सिंपल सेक्शन है कि भारतीय मूल के अजय बंगा 14वीं मतलब नंबर 14 पर बन चुके हैं, वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं और 2016 में इनको भारत सरकार ने एक अवार्ड दिया था पद्मश्री का, क्योंकि उस समय अमेरिका और इंडिया के बिजनेस जो है ना, यूएसआईबी जो उसको हम लोग बोलते हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ और इंडिया के जो बिजनेस का एक जो स्वरूप बना था, उसके चेयरपर्सन थे ये अजय कुमार बंगा। तो डेविड मालपास नाम जरूर सुना होगा कि डेविड मालपास यहाँ से काम खत्म कर लिए। डेविड मालपास का जो है अप्रोच खत्म हो गया। डेविड मालपास यहाँ से चले गए और डेविड मालपास के बाद जो एंट्री नेक्स्ट होती है वो अजय कुमार बंगा की हुई, अजय बंगा की हुई है। कहा जाता है कि वैसे भी इतिहास रहा है कि भाई अभी तक अमेरिकी लोग ही बनते आ रहे हैं वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में। ऐसे हैं ये भारतीय मूल के, लेकिन अजय बंगा जो है बने हैं तो उनको नागरिकता वहां की प्राप्त है, यूएस की। तो हम कह सकते हैं कि एक ये सवाल बनता है। अब जब ये सवाल बनता है तो हम लोग इस पर अप्रोच क्या क्या कर सकते हैं, इस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे अप्रोच कर सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास एक टर्म आता है, दैट इज द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का अगर अप्रोच आता है तो हम लोग तीन कंटेम्पोररी सिचुएशन पर काम हमेशा करते हैं, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और याद रखिएगा एक हम लोग का कंसेप्ट आता है यूएनओ। तीन ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो बिल्कुल जानना ही चाहिए। अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं और जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो इस पर अप्रोच सही होना चाहिए। कहता है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बीच में कुछ सिमिलिटीज और डिसिमिलिटीज को हम लोग देख पाएंगे, क्योंकि अजय बंगा से कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इस सम्मेलन के बाद, नाम है, नाम सुना होगा, ब्रिटेन ब्रिटेन सम्मेलन के बाद दोनों है कि ब्रेटन वुड सम्मेलन के बाद जो है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का कंसेप्ट आया, सम्मिलित इस ऑर्गेनाइजेशन को, इसको भी शामिल कर लिया गया। अब देखिए यहाँ पर ब्रेटन वुड सम्मेलन की बात करें तो यहाँ पर फिर और हम लोग के पास बहुत सारा सवाल आता है। जैसे सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है कि सिमिलर में वॉशिंगटन डीसी डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, दोनों का मुख्यालय है। यानी वर्ल्ड बैंक का भी है और आईएमएफ का भी है, दोनों का वॉशिंगटन ऑफ डीसी, जिसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बोलते हैं। इसी तरह हम कह रहे हैं कि आपको अगर करंट अफेयर्स पढ़ना है, क्योंकि हमको आपको अप्रोच कर रहे हैं कि अगर सिमिलर डिसिमिलर चीजों को देखिएगा, जैसे बहुत सारा सेक्शन है कि आईएमएफ लॉन्ग टर्म के लिए लोन, आईएमएफ शॉर्ट टर्म के लिए लोन करती है, जबकि वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन करती है। वर्ल्ड बैंक एसोसिएशन है, क्योंकि अजय बंगा जब बने हैं तो सारे एसोसिएशन के वो खुद ब खुद अध्यक्ष हो गए। जैसे नाम सुना होगा आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आप नाम सुने होंगे आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जरूर नाम सुना होगा। आप नाम सुनेंगे मीगा, MIGA, जिसको बोलते हैं मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एक्ट एजेंसी, मीगा। आप नाम सुनेंगे ICSID, जरूर नाम सुनेंगे, इंटरनेशनल ऑफ सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो ये सभी के भी बाय डिफॉल्ट ये जो है ना, एक और है बच गया रहा है IDA, जिसको हम लोग बोलते हैं उदार ऋण की खिड़की, यानी हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट लोन विंडो। तो कहने का मतलब है कि जब कोई चीज अगर आपके करंट में आ जाए ना, तो क्या कीजिए, करंट का पैटर्न चेंज कीजिए, लेकिन उसके बेसिक क्वेश्चन में जाकर के काम कीजिएगा तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ये जरूरी भी है। अगर ये जरूरी काम कर लेते हैं तो शायद आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा। तो हम ये नहीं बोलते करंट अफेयर्स में सिर्फ एक लाइन पर आप डिपेंडेंट हो। करंट अफेयर्स आपके पास आता हो तो आप बेसिक क्वेश्चन को उसको जोड़ने का कोशिश कीजिए। हो सकता है कि जो चीज करंट है उसके बेसिक क्वेश्चन को जोड़कर आपसे सवाल पूछा सकता है।
उसी क्रम में हमने एक अप्रोच किया, जरा सा अप्रोच को समझिएगा। कुछ अप्रोच आप लोग क्लिक किए हैं तो उस अप्रोच को जरा सा अप्रोच कर लेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग के यहाँ दो तीन चीज हम लोग के यहाँ इंपॉर्टेंट बदला है, उस बदले हुए अप्रोच को हम लोग थोड़ा कर लेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे जैसा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पैक की बात करते हैं, तो पैक में फिर से रीरेंट, जैसे पहले थे अधीर रंजन चौधरी, फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर जो है ना अधीर रंजन चौधरी को ही एंट्री मिल गई है, करंट न्यूज है। एस्टिमेटेड कमेटी जिसको हम लोग प्राकलन समिति बोलते हैं, गिरीश बापट को फिर से वो एंट्री मिल चुका है। और एक पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जिसको बोलते हैं, जैसे हम लोग सार्वजनिक उपक्रम समिति बोलते हैं, हिंदी इसका नाम है सार्वजनिक उपक्रम समिति, नाम जरूर सुना होगा। अब देखिए क्या है ना कि ये तीन क्वेश्चन से हम लोग बेसिक क्वेश्चन में जा सकते हैं, यानी इसका मतलब है कि अगर पैक पूछ रहा है, एस्टिमेटेड कमेटी पूछ रहा है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग पूछ रहा है, इसका यह मतलब है कि आपको उसी वक्त रुक करके थोड़ा संसद की संयुक्त समिति की तरफ आपको जाना चाहिए, और जब जाइएगा तो आपके पास उधर से लेखा जोखा बाहर कीजिएगा, तो मेरे ख्याल से इन तीन के साथ तो ईमानदारी होगा ही, साथ ही साथ अप्रोच खुल जाएगा। तो हम, मेरे कहने का मतलब है करंट अफेयर्स पढ़िए, लेकिन करंट अफेयर्स में आपका जो अप्रोच है वो खुलना चाहिए, और वो तभी खुलेगा जब आपकी जानकारी पीछे की बैकअप देगा। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि करंट डेटा में बस ये है वहां वो वहां है रटते जा रहे हैं और उसी करंट डेटा पर काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा अप्रोच अलग है। मेरा अप्रोच ये है कि करंट डेटा आप जरूर पढ़िए, लेकिन बेसिक क्वेश्चन से इसको कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए, और हम दावे के साथ बोलते हैं कि करंट प्लस बेसिक, बेसिक प्लस करंट, अगर ये दोनों को जोड़ने की कला आप में आ गई तो निश्चित तौर पर परीक्षा में आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। तो पैक में अधीर रंजन चौधरी को फिर से री एंट्री मिला है, एस्टिमेटेड करने यानी प्राकलन समिति को गिरीश बापट को मिला है, और पार्लियामेंट्री कमेटी जो ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जिसको हम लोग सार्वजनिक उपक्रम समिति बोलते हैं, उसमें संतोष कुमार गंगवार को फिर से री एंट्री मिला, मतलब ये सब फिर कंटिन्यू हो गए। अब जानना चाह रहे हैं कि भाई इसका डिटेल क्या आएगा, अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, इसमें से एक पैक के कंसेप्ट को बाहर किया। तो आपको पता होगा कि पैक का गठन जो है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो गठन है वो 1921 में ही हो चुका था, 1921 में इसका अप्रोच आ चुका था, और बाद में जब 66, 67 और 68 में इसको क्या किया कि 67 में विपक्ष के किसी नेता को इसके अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करना शुरू कर दिया गया, यानी एंट्री करना शुरू कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि 15 लोकसभा के सदस्य और 7 राज्यसभा के सदस्य, यानी कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है। अब यहां पर कैग के प्रतिवेदन पर रिपोर्ट का निरीक्षण करना, तो अब यहां पर एक और फिर क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि जैसे हम पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करते हैं वैसे हम लोग के पास एक टर्म आ जाता है, दैट इज द कैग, तो कैग को भी जानना जरूरी है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन, थोड़ा छुपा हुआ क्वेश्चन है, बोलता है ये जो 7 सदस्य का जो चयन होता है ये सह सदस्य के रूप में करते हैं, लेकिन मताधिकार का ये प्रयोग नहीं कर पाएंगे, मताधिकार का प्रयोग वही करेंगे जो लोकसभा के सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इसका यह मतलब है कि हम अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी को कंफर्म करते हैं तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में हम लोग के पास डिटेल आता है, क्योंकि आपको पता है कि अब दो हम लोग का कनेक्टिविटी हो गया, कैग और पैक का, यानी पैक को कैग से जोड़ना आपको आना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि कैग का क्या सिग्निफिकेंट है, पैक का क्या सिग्निफिकेंट, तो ये तो आपको पता ही होगा कि सेंट्रल लेवल पर कैग जो है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, ये काम क्या करती है कि सेंट्रल लेवल पर ऑडिट करने का काम करती है। अब आप पूछिएगा हमसे कि ऑडिट क्या होता है सर, तो आप चूंकि कॉमर्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट जरूर उनको पता होगा कि एक ऑडिट होता है, एक अकाउंट होता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि हम एक पेज में 20, 50, 70, 80, 90, 40, 28 इस तरह की चीजों को लिख दिए, उसको आप जोड़ दिए तो अकाउंटेबिलिटी हो गया। लेकिन ऑडिट का मतलब होता है कि 20 किस मद में खर्च हुआ है, 80 किस मद में खर्च हुआ है, सही हुआ या नहीं हुआ, उन चीजों का पूरा लेखा जोखा करना जो है वो कैग का काम है। तो अब यहां पर कैग के रिपोर्ट के बारे में आपको बता दें कि आपको जरूर पता होगा कि हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक पद है, और इस बात की व्याख्या हम लोग के यहाँ 148 अनुच्छेद में किया गया है, 148 से 151 तक का इसका पूरा लेखा जोखा दिया गया है। तो अगर हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में और भी बात करते हैं तो इतना तो कंफर्म हो गया कि पैक के आने से कैग आएगा। अब जब कैग आएगा तो पैक और कैग के इंटरेक्शन को हम लोग समझ पाएंगे, समझ रहे हैं ना बात को, जरा सा समझिएगा, क्योंकि आज के एपिसोड में इसलिए पहले आप लोगों को प्रीमियरिंग करके दे रहे हैं, क्योंकि 9 बजे का जो शेड्यूल है वो कहीं थोड़ा सा व्यस्त शेड्यूल है, वहां पर जाना आवश्यक है। तो हमने सोचा कि बीच में लैकनेस ना हो, और अगर लैकनेस हो जाता है तो लगेगा कि कंटिन्यूटी भंग हुआ, इसलिए हम 9 बजे से इसको प्रीमियरिंग कर रहे हैं, थोड़ा पहले बना रहे हैं ताकि आप तक
ये जो कनेक्टिविटी है, कंटिन्यूटी है, वो बना रहे। और याद रखिएगा कि आप इस पर जरूर कुछ ना कुछ मैसेज कीजिएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और जिस तरह से आप लाइक करते थे, शेयर करते थे, उस चीज को कभी मत रोकिएगा और पूरी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अब देखिए इसमें क्या बात आ रही है, जरा समझना है बात को। समझिएगा, अगर ये हम लोग के पास आ गया तो इसमें आपको पता कि अध्यक्ष को कैबिनेट स्तर का दर्जा देता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो अध्यक्ष होंगे उसको कैबिनेट स्तर का दर्जा है, और पुनर्गठन प्रतिवर्ष होता है, और कोई भी इसमें इस मंत्री इसके सदस्य नहीं होते हैं। अब यहां पर यह ध्यान देना है किसके बारे में बात कर रहे हैं, पैक के बारे में, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। अब यहां पर कैबिनेट स्तर का दर्जा का मतलब समझिएगा कि जो कैबिनेट, जैसे हम लोग बोलते हैं बार बार एक टर्म का यूज करते हैं मंत्रिमंडल, देखिए कितना क्वेश्चन खुलता है। मंत्रिमंडल अगर हम लोग बोलते हैं तो दैट इज अ मंत्रिमंडल कैबिनेट। लेकिन अगर हम लोग मंत्री परिषद का यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर मंत्री परिषद का बात करते हैं तो मंत्री परिषद में मंत्रिमंडल भी आएंगे। तो कहा जाता है कि राज्य के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और मंत्रिमंडल, इस सबको मिला के मंत्री परिषद बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, तो याद रखिएगा कि मंत्रिमंडल सेंट्रल लेवल पर जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उसको हम लोग मंत्रिमंडल बोलते हैं, कैबिनेट होता है। और मंत्री परिषद में राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं, स्वतंत्र प्रभार भी शामिल होते हैं, और कैबिनेट के लोग भी शामिल होते हैं। इस दोनों में फर्क है, तो ध्यान रखिएगा। कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया गया, यानी मंत्रिमंडल में उनको जो जो मेन रोल दिया गया है वो इसके अध्यक्ष के रूप में दिया जाता है। अभी बात यहां खत्म नहीं, और हम लोग इस पर बात कर सकते हैं। जैसे क्या बात है कि अब हम लोग के पास एक टॉपिक मिल गया, कौन सा, कैग। तो हम लोग को जरूरी है कि कैग पर बात करें। तो आपको यह पता होगा कि 148 टू 151 तक इसका पूरा डिटेल दिया गया है। और अब यह भी जानना जरूरी है कि प्रेजेंट कैग कौन है, तो ये पता है कि श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कैग के बारे में पता चल गया तो हम लोग को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी जानना चाहिए, और इस बात की चर्चा हम लोग के पास आर्टिकल नंबर 76 में, 76 में। ये तीनों क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कभी कभी उल्टा पुल्टा हो जाता है, जिसके कारण लोगों को परेशानियां हो सकती है। तो ध्यान रखना है कि जो कैग का कंसेप्ट है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल वर्तमान में श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है, और एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो के वेणुगोपाल है, जिस बात की चर्चा आर्टिकल नंबर 76 में की गई है। वहीं सॉलिसिटर जनरल एक पद होता है जिस पद पर है तुषार मेहता। तो तीनों का आपका सीक्वेंस एकदम क्लियर होना चाहिए, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, के वेणुगोपाल, और तीसरा सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता। साथ ही साथ एक सवाल यहां पर पूछता है कि अगर ये सवाल पूछ दे कि पहली बार कैग कौन बने थे, तो ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये सवाल पूछ दे कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल पहली बार कौन बने थे, तो नाम है वीर नरहरि राव। कोशिश किए हैं कि करंट डेटा है, करंट डेटा के बेसिक सेक्शन में घुस जाए। अब देखिए, अभी यहां पर बात खत्म नहीं हुआ, बात अभी और बाकी है। अब देखिएगा हम लोग जो यहां पोजीशन कर रहे हैं, अब यहां पर एक हम लोग के पास उसी तरह का चीज आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड कमेटी, जिसको हम लोग प्राक्कलन समिति बोलते हैं। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, ये अस्थाई कमेटी के रूप में काम करती है, स्टेबिलिटी इसमें है। तो इसमें सबसे पहले हमने लिखा है कि प्राक्कलन समिति, जिस पर नया एंट्री हुआ है गिरीश बालचंद्र बापट। ऐसे हम लोग सीधा लिखे थे गिरीश बापट, लेकिन पूरा नाम जान लीजिए, इनका नाम है गिरीश बालचंद्र बापट, प्राक्कलन समिति के अभी अध्यक्ष हैं। और कहा जाता है कि इसमें इसके सदस्यों का जो मनोनयन होता है उसमें सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम का यूज किया जाता है। सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि लोकसभा में जितने, चूंकि सबके सब सदस्य कौन होते हैं, लोकसभा के 30 के 30 सदस्य होते हैं लोकसभा के, और इसमें एक अप्रोच का यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। अब आप जानना चाहिएगा कि सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम क्या है, तो आपको जरूर पता होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी इस प्रकार का यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, इसको जानना जरूरी है। बोला जाता है कि मान लिया कि एक्स वाई जेड 3 कैंडिडेट खड़ा हो गए। अब हम जो है, अगर राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो पक्का विधानसभा के सदस्यों को पार्टिसिपेशन मिलता है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को पार्टिसिपेशन मिलता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को पार्टिसिपेशन मिलता है। इसमें विधान परिषद के लोग को शामिल नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। अब जब करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो करेंगे, मान लीजिए कि हम किसी में से कोई सदस्य हैं, या लोकसभा के या विधानसभा का ही, हम वोट करने गए, एक्स वाई और जेड, हम तीनों को वोट कर सकते हैं। एक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, वाई को सेकंड प्रायोरिटी में करेंगे, और जेड को थर्ड प्रायोरिटी में करेंगे। यानी प्रायोरिटी के आधार पर जो आप लोग वोट कास्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। खाली रटने से नहीं होगा कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, तो सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम को जानना ज्यादा जरूरी है। अब देखिए यहां पर क्या बात हो रहा है कि प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्य कितने, 30, और सबके सब कौन, लोकसभा के। तो बोलता है कि अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष प्राक्कलन समिति का सदस्य है, ध्यान रखना है,
तो स्वतः वो अध्यक्ष बन जाएगा, उसमें करने का कुछ जरूरत नहीं है, वो स्वतः हो जाएगा इसका अध्यक्ष प्राक्कलन समिति का। और प्राक्कलन समिति के बारे में बहुत सारे और भी बात हैं कि इस कमेटी के अध्यक्ष हो जाएंगे, ये तो कंफर्म बात है। इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया, जरा से उस पर हम लोग गौर करेंगे, इस पे समझिएगा। बोलता है यह एक अस्थायी समिति, क्वेश्चन बार बार पूछता है प्राक्कलन समिति के बारे में, कैसा समिति है, अस्थायी, और साथ ही साथ अस्थायी मितव्ययता के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब आप जो है ना, प्राक्कलन समिति का काम क्या है कि भाई जो फिजूल खर्ची हो रही है, जो एक्स्ट्रा वेजेंट जो सिस्टम है, जो ज्यादा ज्यादा लन फंड में खर्च कर रहे हैं, उस पर पूरी तरह से नजर रखती है और चाहती है कि सरकार का जो पैसा है वो सही मद में रूप से खर्च हो, और इस पर पूरा पूरा जो ना प्रोटेक्शन जो आइडियोलॉजी है वो अस्थायी मितव्ययता कमेटी को जाता है, और उसका नाम है दैट इज अ प्राक्कलन समिति। तो ये ध्यान रखना है कि कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पर हम लोग काम करेंगे। देखिए करंट अफेयर्स भी चल रहा है और इसके साथ बेसिक क्वेश्चन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अब देखिए इसके साथ ही हम लोग के पास ये पार्लियामेंट्री कमेटी में ये हम लोग के पास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, जिसको हम लोग सार्वजनिक उपक्रम समिति बोलते हैं, एकदम सेम है। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी पैक का जितना सदस्य होता है उतना इसका भी होता है, यानी हम कह सकते हैं 15 किससे लोकसभा और 7 किससे राज्यसभा से। इसके संतोष कुमार गंगवार बने हैं, और सबसे खास बात इसमें कि प्रत्येक वर्ष 1/5 सदस्य इसको अवकाश मिल जाता है, यानी 1/5 जो है ना हर साल यहां से अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, हट जाते हैं और नए सदस्यों का चयन हो जाता है। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का हम लोग के पास कुछ कुछ सवाल बनता है, जिस सवालों पर हम लोग काम करते हैं। तो उसी तरह से हमने अभी आपको एक अजय बंगा के बारे में बात किया था, ब्रेटन वुड सम्मेलन के बारे में बात किया था। तो सारे बच्चे हमसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि सर ये बताइए कि करंट अफेयर्स को पढ़ने का स्टाइल क्या है। तो हम तो सीधा सीधा आप लोग को बताएंगे, क्योंकि 9 के बाद हम लोग इस पर काम करके दिखाते हैं कि अगर आप लोग को सही माने में करंट अफेयर्स पर काम करना है, करंट डेटा पे काम करना है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि करंट सिस्टम को क्वेश्चन बनाइए और इसके सर्कुलर पाथ में इसके बेसिक क्वेश्चन को जगह दीजिए। निश्चित तौर पर वो सब्जेक्ट आपका अपना हो जाएगा और आपका रिवीजन चांस भी बहुत तेज हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं गलती से कि जहां कहीं भी करंट डेटा मिलता है उसको हम लोग सीधा सीधा ले लेते हैं और सीधा रटने का काम करते हैं, ये इसके अध्यक्ष, ये इसके अध्यक्ष, ये उसके अध्यक्ष, लेकिन उसके अंदर जाके चीजों का पता नहीं करते हैं। और हम आपको दावे के साथ बताते हैं, चाहे किसी भी अपॉइंटमेंट को पढ़िए, किसी भी स्पोर्ट्स सेक्शन को पढ़िए, जैसे अभी सुधीरमन कप काफी फेमस रहा, आईपीएल फेमस रहा, बहुत सारे ऐसे कप फेमस रहे। जिस फेमस कप के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसके पूरे डिटेल को निकाल लीजिए। तो डिटेल निकालिएगा तो इससे क्या होगा कि पीछे का क्वेश्चन और नए क्वेश्चन को आप जोड़ने में कामयाब हो जाइएगा। तो आज हम सिर्फ सोच रहे थे कि चलिए शॉर्ट टर्म में सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका बताएं। तो इस वीडियो का नाम ही हो सकता है कि करंट अफेयर्स को पढ़ने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होगा, इससे बेहतर नहीं हो सकता है। बस इतना जरूर याद रखिएगा कि करंट डेटा पढ़ेंगे लेकिन बेसिक क्वेश्चन से उसको जोड़ देंगे और काम हो जाएगा। आज के लिए आप लोग से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आज 9 से 10 वाला जो सेशन है प्रहार का, उसमें आपके साथ हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लेकिन चलिए जो भी हो, प्रीमियरी में ये सेशन चलेगा और हमें लगता है कि इसका आपको लाभ जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।